नमस्कार, आदाब। मैं हूं इरफान और आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान। पेश है जिक्र मीर यानी महाकवि मीर की आत्मकथा। महाकवि मीर तकी मीर की आत्मकथा। मीर साहब की ये आप बीती जिक्र मीर हिंदी में मेरे सामने। मीर लखनऊ में। मैं कि दुनिया से अलग थलग अपने घर में बैठ रहा था। बार बार सोचता कि कहीं और चला जाऊं, लेकिन सफर के सामान की कमी और हाथ खाली होने की वजह से घर से निकलना मुश्किल हो रहा था। मेरी इज्जत आबरू के ख्याल से मुल्क के वजीर नवाब आसफुद्दौला बहादुर ने सोचा कि मीर क्यों न मेरे पास चला आए। नवाब सालार जंग मोतमिनुद्दौला इसहाक खां के लड़के ने, जो नजमुद्दौला के छोटे भाई और वजीर आजम के मामा थे, उन पुराने संबंधों को देखते हुए जो मेरे मामा के साथ थे, नवाब की खिदमत में अर्ज किया कि अगर नवाब साहब रास्ते के खर्च खरूज के लिए कुछ रुपए दे दें तो मीर जरूर चला आएगा। नवाब साहब ने ऐसा करने का हुक्म दे दिया। उन्होंने नवाब से कुछ लेकर मुझे खत लिखा कि नवाब आपको बुलाते हैं, चाहिए कि जैसे भी हो आप अपने को यहां पहुंचावें। मैं के उचाट दिल बैठा हुआ था। ये खत देखते ही उठ खड़ा हुआ और लखनऊ की तरफ चल पड़ा। चूंकि अल्लाह की भी यही मर्जी थी, इसलिए बेयारो मददगार तने तन्हा चंद दिनों में फर्रुखाबाद पहुंच गया। मुजफ्फर जंग ने, जो कि वहां के रईस थे, हजार चाहा कि मैं कुछ दिनों उनके साथ रहूं, लेकिन चूंकि मेरा दिल उचट गया था, इसलिए मैंने वहां पानी भी न पिया। 2-1 रोज बाद वहां से फिर चल पड़ा और लखनऊ आ गया। पहले पहल सालार जंग के घर पहुंचा और खुदा उन्हें जिंदा रखे, उन्होंने मुझे इज्जत के साथ हाथों हाथ दिया और जो कुछ जरूरी था नवाब की खिदमत में कह सुनकर भिजवा दिया। नवाब से मुलाकात। बाद 4-5 दिन के ऐसा इत्तेफाक हुआ कि नवाब मुर्गा लड़ाने वहां गए। मैं भी वहां मौजूद था। उनके सामने वहां हाजिर हुआ। देखते ही ताड़ लिया कि ये मीर मोहम्मद तकी है। बड़ी मेहरबानी के साथ मुझसे लिपट गए और जहां खुद बैठे थे मुझे अपने साथ ले गए और अपने शेर सुनाने लगे। मैंने कहा, क्या कहना, बादशाह की शायरी शायरी की बादशाह होती है। सबकी मेहरबानी से मुझे भी कुछ सुनाने को कहा। उस दिन मैंने गजल के कुछ शेर सुनाए। चलने का वक्त आया तो सालार जंग ने कहा, आपके कहे पर मीर आ गया है, आप मुख्तार हैं, इसे कोई जगह देवें और जब जी चाहे इसे बुलाकर अपने साथ रखें। उन्होंने जवाब दिया, मैं कुछ तय करके तुम्हारे पास कहला दूंगा। बाद 2 दिन के मुझे याद किया गया। मैं हाजिर हुआ और उनकी तारीफ में जो कसीदा लिखा था उनके आगे पढ़ा। उन्होंने सुना और मुझ पर मेहरबानी फरमाते हुए अपने मुलाजिमों में शामिल कर लिया और मुझ पर अपनी मेहरबानियों का दरवाजा खोल दिया। दिल्ली में नजफ खां की मौत। बाद मेरे इधर चले आने के वहां नजफ खां की, जो बिस्तर पर पड़ा था, मौत हो गई। बादशाही कारोबार कुछ दिनों के लिए तितर बितर हो गया। उसके मुलाजमीन जैसे नजफ कुली खां, अफराज़याब खां और दूसरे सरदारों ने सर उठाया। कुछ दिनों तक यही खींचातानी रही। आखिर मिर्जा शफी, जो उनके भाइयों में से एक था और सिखों से लड़ रहा था, बादशाह के इशारे पर हाजिर हुआ और अब्दुल अहद खां को अपना चचा बताकर जेल से बाहर निकाला और उसे दीवानी दिलाकर खुद रियासत की मसनद पर बैठ रहा। चूंकि वो बहुत बड़ा पापी और जालिम था, इसलिए हर एक उससे डरता लरजता रहा। वो नजफ खां के मुलाजिमों की सरकशी से बहुत भिन्न आया। उसने शहर में फसाद बर्पा कर दिया और नजफ कुली खां को कैद कर लिया। अफराज़याब खां आया और देखने दिखाने को मिर्जा के साथ हो लिया, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक चैन से न बैठ पाया। कुछ दिन भी न गुजरे थे कि लताफत नामक ख्वाजा सरा ने, जो वजीरुल ममालिक की तरफ से दरबार में रहता था, समरू अंग्रेज के संबंधी किसी अंग्रेज से मिलकर साजिश की। ये लोग जब भी उसे देखते पहलू बदलने लगते। बादशाह को भी इन्होंने समझाया कि इस आदमी को कुछ पास लिहाज नहीं रहा। जब उसे चाल ढाल की खबर हुई तो बौखला कर शहर से बाहर निकल गया और अब्दुल अहद खां को भी अपने साथ ले गया। जब इन लोगों ने ये जाना तो उसका बहुत पीछा किया, लेकिन उसे न पाया। बादशाह ने इधर उधर रुक्का लिखा कि जहां भी उसे पाएं न छोड़ें और दरबार में ले आएं। ये रुक्का बल्लभगढ़ के सरदार के पास भी पहुंचा। ये नामुराद भी
वहीं पहुंचकर ठहरा हुआ था। उस किले के सरदार ने उसे ये हुक्म दिखाया। वो बहुत घबराया और अब्दुल अहद खां को उसके पास छोड़कर भाग निकला। वहां से एक मंजिल आगे जाकर ठहर गया। अहमद बेग हमदानी से, जो कि आगरे पर कब्जा किए हुए था, साजबाज की और बादशाह के साथ वालों से लड़ने के लिए तैयार होकर 20,000 लश्करियों को हमराह लेकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा। यहां ख्वाजा सरा, फिरंगी और दूसरों ने बादशाह को शहर से बाहर निकाला और दरिया के किनारे पड़ाव डाल दिया। ये लोग इस बात को नहीं जानते थे कि उसके दिल में खोट है और वो सिर्फ उनके कत्ल तक उनके साथ है। अपने ख्याल में मगन वो बड़े जोश के साथ करीब पहुंच गए। बादशाह ने जब अपना काम बनता देखा तो लताफत अली खां, ख्वाजा सरा और फिरंगी को उसके पास भेजा। इन लोगों ने लपक कर ख्वाजा सरा को पकड़ लिया और फिरंगी को मार डाला। बादशाह ने बड़ी बहादुरी के साथ अपना बचाव किया और उनकी धोखाधड़ी न चलने दी। बादशाह ने तोड़फोड़ शुरू की और वादे वईद करके बहुत से लोगों को अपने साथ मिला लिया। जब उन लोगों ने देखा कि बादशाह बिना लड़े हाथ नहीं आता तो अब्दुल अहद खां को बीच में डालकर बहुत कौल कसम किया और पुराने संबंधों का वास्ता दे दिलाकर उसके खेमे से किले में लेकर आए। नजफ कुली खां, अफराजियाब खां और अब्दुल अहद खां ने मिलजुल कर बादशाही कामों में दखल देना शुरू कर दिया। हमदानी को, जिसके साथ मिर्जा शफी ने बहुत से वादे किए थे, कुछ नहीं किया। उसने कुछ तोपें वगैरह लेकर अकबराबाद का रास्ता लिया। यहां बाद कुछ दिनों के अफराजियाब खां अपने महलों की तरफ चला गया और मिर्जा शफी ने शहर में नजफ कुली खां से लड़ भिड़ कर उसे पकड़ लिया और बेगम के पास भेज दिया। वो रिश्ते में उसकी बड़ी बहन होती थी। अब्दुल अहद खां अपने घर से बाहर निकला और खुशामद बरामद से अपना उल्लू सीधा कर लिया। बेगम ने मिर्जा शफी से ये सुनकर नजफ कुली खां को छुड़वाया और उसे उसकी जगह दिलाकर रवाना करवाया। धीरे धीरे मिर्जा शफी ने पूरा काबू पा लिया। वो शहर से बाहर निकलकर अपना काबू बढ़ाने के लिए हाथ पैर मारने लगा। चूंकि सभी लोग उसके बस में नहीं आए थे, इसलिए अफराजियाब हमदानी को साथ लेकर आया और ये कहला भेजा कि मिर्जा हमदानी को समझाने बुझाने के लिए उनके खेमे में आए। मिर्जा चाल में फंसकर आया और धोखे में पड़कर मारा गया। मिर्जा के मारे जाने के बाद अफराजियाब का दौरा हुआ। वही रियासत के कामों का करता धरता बना। हमदानी फिर अपने मकान लौट आया। इसने बादशाह से अमीरुल उमरा का खिताब पाया और उसने सारा इंतजाम अपने हाथ में ले लिया। गवर्नर का लखनऊ आना। यहां वजीर आजम गवर्नर बहादुर के स्वागत के लिए चले, जो उनकी दावत पर कलकत्ता से आ रहे थे और सारे देश पर छाए हुए थे। वजीर के साथ चलने वाली फौज के कदमों से उड़ने वाली धूल आसमान पर पहुंच रही थी। यह सफर इलाहाबाद तक हुआ। वहां के तमाम सरदार उनके आने का हाल जानकर मुलाकात की राह देख रहे थे। एक मंजिल पहले बड़ा मर्तबा रखने वाले नवाब से मुलाकात हुई। वहां से नवाब उनको अपने साथ साथ लखनऊ लाए कि वो जगह नवाब के रहने की है। हर मंजिल पर उनकी खातिर के लिए नए नए इंतजाम किए गए थे। नए नए खेमे, किस्म किस्म के खाने, तुर्की और अरबी घोड़े, पहाड़ जैसे हाथी, मोतियों और कपड़ों की किश्तियां जो अपनी मिसाल आप थीं, मजेदार शरबत, नित नए तरह के मेवे और यहाँ के मशहूर तोहफे, दखनी और पश्चिमी तलवारें, चाची कमाने हर मंजिल पर जमा थीं। जब गवर्नर जनरल लखनऊ आए और महल में पधारे तो हर दिन रंग रंग के मोतियों के जड़े फर्श, मकानों के कोने कोने में गुलाब छिड़का हुआ, नर्म और मुलायम बिस्तर बिछा हुआ, खुशबुओं में बसा हुआ लिबास, मखमल का अछूता फर्श, चांदी सी रंगी हुई दीवारें, पर्दे और झालरों से सजा हुआ महल उनके आराम के लिए तैयार था। अंबर की खुशबू एक तरफ मस्ती फैला रही थी तो दूसरी तरफ मकान के कोने कोने में बहार डेरा जमाए हुए थी। पिस्ता और बादाम महक रहे थे। अंग्रेजी चीजें मुंह का मजा बदलने के लिए रखी गई थीं। रात को परी चेहरा नहीं बल्कि अप्सराओं से भी ज्यादा खूबसूरत औरतों का नाच होता। शीशे और चीनी के गुलदस्ते सलीके से रखे हुए थे। तमाम ताकत ताजा मेवे से भरे हुए थे। अंग्रेजी नाच हो रहा था। अजब मकान था, अजब हवा थी। शाम को चिरागा हुआ, आतिशबाजी लाई गई जिसके सितारे और हवाई आसमान तक पहुंच रही थी। चिरागा की बहार जी लुभा रही थी और मेहताब से रात दिन में बदल गई थी। सुनहरा काम किया हुआ तंबू खूबी से खींचा गया था कि सूरज की आंख ने भी वैसा न देखा होगा।
बड़े बड़े अमीर गुलामों की तरह हाजिर थे। राजा लोग खिदमत में लगे हुए थे। अच्छे अच्छे शायर तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे। घर के हर दरवाजे पर अच्छे लगने वाले नौजवान पहरे दे रहे थे। हर जगह साया फैला हुआ था। पानी के फव्वारे बहते हुए, नरगिस के फूल बराबर रखे हुए पाई बाग की बहार दिखा रहे थे। बर्फ यूं लग रही थी जैसे पिघली हुई चांदी। किस्म किस्म के रंगीन शरबत और खाने के वक्त तरह तरह की रोटियां, बादामी रोटी, शीरमाल, बाकरखानी, सूरज जैसी साफ और गर्म और इतनी जवान कि अगर बुढ़ा खाए तो जवान हो जाए। बरकी रोटियां ऐसी कि अगर उनकी तारीफ करूं तो एक दफ्तर जमा हो जाए। जंजबेली रोटी इतनी मजेदार कि जिसे देखकर खुद गजे के मुंह में पानी आ जाए। किस्म किस्म के कलिए और 2 प्याजा बीच में रखे हुए कि जिन्हें देखकर मेहमानों का जी ललचा रहा था। अनेक तरह के कबाब दस्तरखान पर मौजूद थे। कबाब गुल बहुत अच्छा ताज़ा मजेदार हिंदी कबाब दिल मोह रहे थे। कंधारी कबाब अपनी तरफ खींच रहे थे। कबाब संग ऐसे कि रास्ते में जहमत झेलने वाले को ताज़ा कर दें। कबाब बर्क न जाने कैसे तले गए थे कि दिल खिंचा जाता था। ये सारे कबाब सब के सब मजेदार थे। एक एक के खाने को 10-10 कबाबें रखी हुई थीं। हर एक के सामने किस्म किस्म के पुलाव, शोरबे और खाने चुने हुए थे। खुदा इस फैयाजी और करम को और बढ़ाए। ऐसी इज्जत वाला मेहमान और वजीर जैसा मेजबान, ऐसी आन बान का मेहमान और ऐसी दौलत वाला मेजबान, ऐसे अच्छे स्वभाव वाला मेहमान और ऐसी रियासत वाला मेजबान, ऐसी सूझबूझ रखने वाला मेहमान और ऐसी खिदमत करने वाला मेजबान न जमाने की आंखों ने देखा और न अक्लों के कान से सुना। गरज इसी तरह 6 महीने तक दिन रात आपस में बातचीत और मशवरे होते रहे। बादशाह का फिरंगियों से गठजोड़। जब यह खबर शाही दरबार में पहुंची तो वहां के सारे अमीर अपनी अपनी फिक्र में पड़ गए। अब्दुल अहद खान ने अपने आदमियों को इस तरफ भेजा और फिरंगियों से गठजोड़ कर लिया। अफराजियाब खां और दूसरों को ये गुमान गुजरा कि फिरंगी यहां भी आ जाएगा और चूंकि ताकत वाला है, बादशाह को अपने फंदे में जकड़कर हमारा पत्ता साफ कर देगा। इसलिए मुनासिब यही है कि बादशाह को आगरे ले जाएं, वहां लश्कर जमा करें और मराठों को जो कोहदवाला की रानाई पर मौजूद हैं अपने साथ मिलाकर फिरंगी से बातचीत करें। अगर लड़ाई लड़नी पड़े तो वैसा हो, वरना इसी ठाट बाट से रहें। इसी चक्कर में वो बादशाह को साथ लेकर आगरा चले गए तो रास्ते में अब्दुल अहद खां को कैद कर लिया। शहजादा जवां बख्त का लखनऊ आना। जब बादशाह का लाव लश्कर आगरे पहुंचा तो शहजादा जवां बख्त वहां से भागकर नवाब वजीर और फिरंगी के सामने आया। उन लोगों ने परेशान होकर मराठों से साजबाज की, उनको अपनी तरफ मिला लिया और शहजादे को भेजे जाने की बातचीत करने लगे। यहां फिरंगी टाल मटोल करता रहा क्योंकि उसे अपने मुल्क कलकत्ते की देखभाल भी करनी थी। गवर्नर की कलकत्ता को वापसी। बाद कुछ दिनों के शहजादे को लेकर गवर्नर नवाब वजीर से रुखसत हुए और कलकत्ता चले गए। जाते वक्त नवाब वाला जनाब ने मुलाजिमों को इतनी बेहिसाब बख्शिश दी कि सोची भी नहीं जा सकती। हर शख्स को घोड़ा, हाथी और कस्बा और बहैसियत को खिलत मिली। जब साहब दरिया के रास्ते से चले गए और नवाब वजीर अपनी राजधानी लखनऊ आए तो मराठों और अफराजियाब खां ने मोहम्मद बेग हमदानी से भिड़ने का इरादा किया। उसने भी मूछ नीची न की और उनके मुकाबले में जम गया और इसी बीच मिर्जा शफी के भाई मीर जैनुल आबदीन के किसी आदमी ने अफराजियाब खां को छुरा भोंक दिया। वो 2-4 दिनों के बाद मर गया। अब दरबार में कोई सरदार नहीं रहा है। अब बादशाह का जोर घट गया है। मालूम यही होता है कि अब मराठे मुल्क पर छा जाएंगे। बाद इन गमनाक हादसों के मराठा फौज और अहमद बेग हमदानी आपस में लड़ बैठे। जब किसी तरह उसे काबू में न कर सके तो धोखाधड़ी से काम लिया और हमदानी को कैद कर दिया। यहां साहब ने जो बादशाहजादे को अपने साथ ले गए थे वापस भेज दिया। वो बहुत बददिल आए हैं, या तो इसी इलाके में रहेंगे या बादशाह के पास चले जाएंगे। इस वक्त नवाब अली जनाब के साये में गुजर रहे हैं। जो कुछ वो कहते हैं ये करते हैं। नवाब वजीर के साथ।
یہاں فقیر بلند مرتبہ نواب کے ساتھ ہے اور ان کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے۔ نواب صاحب بہرائچ تک شکار کے لیے گئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ میں نے شکار نامہ لکھا، دوسری بار پھر شکار کے لیے چلے اور ہمالیہ کی ترائی تک تشریف لے گئے۔ اگرچہ لوگوں کو اس لمبے سفر کی اونچ نیچ میں کافی دکھ درد اٹھانے پڑے، لیکن انہیں ایسی فضا، ایسی ہوا اور ایسا شکار کاہے کو دیکھنے کو ملا ہوگا۔ بعد 3 مہینوں کے اپنی راجدھانی لکھنؤ آئے۔ فقیر نے دوسرا شکار نامہ لکھ کر حضور میں پڑھا۔ 2 غزلیں شکار نامے کی غزلوں میں سے چنی اور ان پر خود نواب صاحب نے مصرے لگائے اور ایسے لگائے جیسے کہ چاہیے تھے، اور جو غزل پسند آ گئی تھی اس پر دوسری غزل لکھنے کی فرمائش کی۔ بارے وہ غزل بھی پوری ہو گئی۔ اپنی زبان کی تعریف کی اور میری شاعری کو سراہا۔ اسی بیچ آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے بعد محرم کے 10 دن گزرنے کے نواب صاحب بیمار پڑ گئے۔ علاج کیا گیا لیکن بیماری لمبی ہوتی گئی۔ ایک دنیا صدقہ خیرات سے سرفراز ہوئی اور ہر شخص نے دعا کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ خدا نے دعا سنی اور انہیں اچھا کر کے ہم پر اور دنیا والوں پر احسان کیا۔ جب تک دنیا باقی رہے آپ باقی رہیں۔ مرہٹھوں کا زور۔ جب بادشاہ کے پاس نجف خاں کے غلاموں میں کچھ لوگ دربار پر چھائے ہوئے تھے تو مرہٹھے جو کہ قریب ہی منڈرا رہے تھے زور پا گئے اور ملک پر چھا کر دندنانے لگے۔ بادشاہ نے مرہٹھوں کو کرتا دھرتا بنایا اور نجف کے غلاموں کا زور ڈھہ گیا۔ اب ہر معاملے میں مرہٹھوں کے سردار سے رائے لی جاتی ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ مرہٹھوں کی فوج بھی دلی میں پہنچ گئی ہے اور سنا یہی جاتا ہے کہ پورا قبضہ جما لیا ہے۔ سکھوں نے بھی جو کہ شہر کے ادھر ادھر لوٹ بچا رہے تھے ہار مان لی ہے، کیونکہ ان میں اتنا زور نہیں تھا کہ دکن والوں کا مقابلہ کر سکتے اور ان کی بہادری سے ٹکر لے سکتے۔ بادشاہ کچھ دنوں آگرے کے باہر پڑاؤ ڈالے تھا، اب وہ بھی دلی کو چل دیا۔ عبدالاحد خاں کو قید کر کے علی گڑھ بھیج دیا گیا جو نجف خاں کی بہن کے قبضے میں ہے، اور نجف خاں کے بہت سے آدمی اس قلعے میں جمع ہیں۔ اب مراٹھا سارے ملک کا مالک ہے، جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، بادشاہ کو کچھ دیتا ہے اور جہاں چاہتا ہے اسے لیے پھرتا ہے۔ چنانچہ شہر میں 1 مہینے رہنے کے بعد اسے لے کر علی گڑھ گیا۔ وہاں 10-15 دن تک لڑائی ہوتی رہی۔ آخر کہہ سن کر بیگم کو قلعے سے باہر نکالا اور نجف خاں کے خزانے سے دھن لے کر اسے چھوڑ دیا۔ وہاں سے بادشاہ کو راجپوتوں کی طرف لے گئے۔ ان لوگوں نے مقابلہ کیا۔ بعد کچھ دنوں کے راجپوتوں سے صلح کر لی۔ بادشاہ دہلی آ گیا اور مراٹھا آگرہ میں ٹھہر گیا۔ چونکہ راجپوت اس کی آنکھوں میں کھٹک رہے تھے اس لیے پھر ان پر چڑھائی کی۔ راجاؤں نے ہمدانی کو جو ایک نجف خانی سردار تھا بلا کر اپنا دوست بنا لیا۔ لڑائی شروع ہوئی۔ ہمدانی بہادری سے لڑا اور مارا گیا۔ اس کی جگہ پر اس کی بہن کا لڑکا مرزا اسماعیل سردار بنا۔ اس لڑکے نے بڑی ہمت سے لڑائی لڑی۔ مراٹھوں کی طاقت اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ انہیں بڑی ہار ہوئی۔ ان کی لڑائی کا ساز و سامان ان سے چھن گیا۔ اپنی جان بچ جانے کو بہت سمجھ کر مراٹھا بھاگا اور آگرے میں بیٹھ رہا۔ وہاں بھی مرزا اسماعیل نے اس کا پیچھا کیا، اسے شہر سے نکال کر قلعے کو گھیر لیا۔ مراٹھے نے اپنا فائدہ دوسری طرف دیکھا۔ قلعے کی جنگ میں بہت دن بیکار ہوئے۔ ادھر بادشاہ شہر سے باہر نکلا اور نجف قلی خاں کی طرف جو حصار کے قریب تھا گیا۔ وہاں بڑی بھاری جنگ ہوئی۔ آخر میں نجف قلی خاں سے کچھ لے لوا کر شہر واپس آ گیا۔ غلام قادر روہیلا۔ اسی بیچ ضابطہ خاں کے لڑکے غلام قادر نے جو کہ اپنے باپ کے بعد سہارنپور وغیرہ پر راج کر رہا تھا زور حاصل کر لیا اور سکھوں کی فوج ساتھ لے کر ان پر ٹوٹ پڑا۔ بادشاہ کے بہت سے محلوں کو جو کہ 2 دریاؤں کے بیچ تھے ہتھیا لیا اور شہر کے نزدیک پہنچ کر بادشاہ سے روپیہ پیسہ مانگا۔ بادشاہ نے کوڑا جواب دے دیا۔ اس نے دریا کے ادھر مورچہ جمایا اور لڑنے مرنے پر تیار ہو گیا۔ 1 مہینے یا اس سے کچھ زیادہ سمے تک لڑائی ہوتی رہی۔ بادشاہ کے پاس اگرچہ نہ فوج تھی نہ طاقت، پھر بھی جی جان سے لڑا اور اس بلا کو دور کیا۔ وہاں سے روہیلا اٹھا تو آگرے تک قبضہ جماتا ہوا پہنچ گیا۔ یہاں مرزا اسماعیل بیگ قلعے کو گھیرے ہوئے پڑا تھا۔ اس نے جب اس کے زور کو دیکھا تو اس سے مل گیا اور یہ ساز باز کی کہ ہم تو مل کر مراٹھوں سے لڑیں۔ بعد کچھ دنوں کے مراٹھا جو لشکر کے ساتھ چمبل پار اتر جانے کا ارادہ رکھتا تھا پہنچ گیا۔
इन दिनों शहजादा साहब आलम भी यहां पर था, लेकिन उसने आंखें मूंद लीं और लड़ाई अकेले मिर्जा इस्माइल के सिर पर आ पड़ी। उस लड़के ने हिम्मत से काम लिया और ये लड़ाई भी जीत ली। मराठा भागकर ग्वालियर पहुंच गया, जहां उसकी आलमदारी थी। बाद कुछ दिनों के नई फौज लेकर लड़ने के लिए आया। 10-15 दिन तक आगरे के करीब जंग होती रही। आखिर मिर्जा इस्माइल की हार हुई। गुलाम कादिर तमाशा देखता रहा। मिर्जा इस्माइल भागकर उसके पास पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि वो अपने फेर में पड़ा हुआ है और मेरा साथ नहीं देना चाहता। इसलिए मजबूरी दर्जे कुछ दिनों उसके पास पड़ा रहा। कुछ दिन इसी तरह गुजार कर अपने मुल्क की तरफ चला गया। गुलाम कादिर का जुल्म। बादशाह के दीवान ने गुलाम कादिर को अपना बेटा बना लिया था। उसने उसे लिखा कि बादशाह मेरा कहा नहीं सुनता और मराठों का साथ नहीं छोड़ता, इसलिए तुम यहां आ जाओ। ये दोनों शहर में पहुंचे। बादशाह बेबस था। नमक हराम दीवान के मशवरे से इन लोगों ने किले का काम धाम अपने हाथ में ले लिया। बादशाह को निकाल दिया और उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जो नहीं करना चाहिए था। किले को अच्छी तरह लूटा और बादशाहजादों को इस तरह सताया कि न सताना चाहिए था। बहुत संभाल उसके हाथ लगा। बादशाह की आंखें निकाल ली और एक दूसरे आदमी को बादशाह बना दिया। जब पूरा काबू हासिल हो गया तो दीवान को भी कैद कर लिया और शहर वालों को भी सताना शुरू किया। जब ताकत का नशा बहुत बढ़ा तो मिर्जा इस्माइल से भी खटक गई। उसे कुछ देने लेने में भी कमी करने लगा। वो अजीज मराठों से मिल गया। इसी बीच मराठों की फौज भी करीब पहुंच गई और उसके कुछ सरदार शहर में दाखिल हो गए। रोहिला किले में बैठा रहा और रातों रात खिजरी दरवाजे के रास्ते अपनी फौज, सामान, खजाना, शहजादों, दीवान और उसके साथ वालों को लेकर भाग निकला। शाहदरा के पास अपनी फौज लेकर जम गया। आखिर मराठा उसकी बेहयाई देख दरिया पार उतरकर लड़ाई में जुट गया। कभी ऐसा होता कि ये लोग जोर मारते, कभी वो बेईमान। इसी तरह करीब 1 महीने बीत गए। अली बहादुर नाम का एक सरदार दक्कन से आया और रोहिलों से भिड़ गया। बाद 2-3 लड़ाइयों के बड़ी बहादुरी के साथ उसको पकड़ लिया। उसकी सारी पूंजी मैं शहजादों के उससे छीन ली, उसे कैद कर दिया। उसी अंधे शाह आलम को बादशाह बनाया, किला जाटों को दे दिया। अब बादशाह को 100 रुपए रोज देते हैं और सारे मुल्क पर काबिज हैं। इन लोगों ने उस बेईमान को बड़ी बेआबरूई के साथ मार डाला। अब मराठा बादशाह है, जो चाहता है वो करता है। देखें कब तक ये हाल रहता है।